हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। आज की वीडियो आईटीआई प्रथम वर्ष के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आईटीआई के सभी ट्रेडों में कॉमन सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 80 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लाए हैं जो सीबीटी एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 2500 प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से मिल जाएंगे। अगर आप लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आप लोग एग्जाम देने से जाने से पहले जरूर इस वीडियो को देख के जाना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें अगली वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम में ही वो ऐसे क्वेश्चनों को हम शामिल किए हैं कि जो आपके सीबीटी एग्जाम में हुबहू आ रहे हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि ये रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो एक रिज्यूम संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, यानी किसी नौकरी में निभाए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? ऐसा जो विवरण होता है वो जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यानी साक्षात्कार के लिए बुलावा आने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? तो अगला कदम आपको साक्षात्कार उपस्थित होना चाहिए, अपीयर एट इंटरव्यू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का रिवीजन हो रहा है। आज बहुत ज़्यादा डिटेल हम बताएंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमें कवर करना है। वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप लोगों को एक रिवीजन के तौर पे हम बता रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सीबीटी एग्जाम में देखने को वो मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग स्किप करके मत देखिएगा, और आप लोगों को भी एग्जाम देने से पहले वीडियो जरूर देख के जाइएगा। प्रश्न है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। करा किसी दिए वाक्य में रोहन दिया हुआ है, शब्द के बाद सही विराम चिन्ह का चयन करना है। दिया है रोहन, डेविड और राम लुका छिपी खेल रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, जब भी हम इस तरह के प्रश्न बनाए हैं पहले ही वीडियो में, जब कई नाम आ जाते हैं तो दूसरे नाम के बाद कॉमा लगाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे रोहन दिया हुआ है, डेविड दिया हुआ है, एंड यहाँ लगा दिया है, उसके बाद राम को अलग कर दिया, तो रोहन और डेविड के बीच में कॉमा लगेगा, अल्पविराम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करेक्ट चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन हाउ हैव यू बीन, यानी दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुने। आप कैसे हैं? कोई आपसे पूछ रहा है, आपके हाल चाल पूछ रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो बोलेंगे वेरी वेल एंड यू, बहुत अच्छा और आप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में दुर्घटना कब हुई का सही उत्तर चुनिए। तो दुर्घटना कब हुई, टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक टाइम का देख रहे हैं कि यात्रा के दौरान नहीं, होटल में नहीं, मेज पर नहीं। यहाँ पे टाइम दिया है कल रात 10:30 बजे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि दुर्घटना जो घटित हुई थी वो कल रात 10:30 बजे। यहाँ पे टाइम ही पूछ रहा है, जो कब का मतलब हो रहा है कि टाइम से आपको, तो टाइम यहाँ पे समय बता रहा है 10:30 बजे, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई द डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। पास्ट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट मान लेते हैं। वो कह रहा है कि क्रिया का सही काल चुने, जब मैं बच्चा था तो मुझे संगीत पसंद था। पास्ट टेंस में क्या होता है, सेकंड फॉर्म लगता है क्रिया का, तो यहाँ पे लर्न हो जाएगा। सीखा है लर्न, आई एम लर्निंग, विल लर्निंग। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। सेकंड फॉर्म इसी में दिया है लर्न, लर्न का सेकंड फॉर्म लर्न होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कि आई लर्नड म्यूजिक, यहाँ पे लर्नड भरा जाएगा, ये आर एन टी, लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मुझे संगीत पसंद था, या मैं संगीत सीखा। अगला प्रश्न है करिकुलम बीटा, जिसे संक्षिप्त में सीवी कहते हैं, इज आल्सो नोन एज, यानी बायोडाटा। सीवी को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बायोडाटा को सीवी भी कहा जाता है, रिज्यूम भी कहा जाता है। 3 नाम होते हैं। सीवी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, करिकुलम बीटा होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिज्यूम। सीवी को बायोडाटा भी कहा जाता है, यानी रिज्यूम भी कहा जाता है, या ऐसे बायोडाटा भी लिखा रहता है कहीं कहीं। इसको भी याद रखिएगा, ये और ये 3 नाम हैं, सीवी, रिज्यूम, बायोडाटा। अगला प्रश्न है, करा कि फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव योर पेंसिल इज। यहाँ पे तुलनात्मक करना है, देन माइन, आपकी पेंसिल मेरी पेंसिल से है।
क्या है? शार्प है, तीखी, शार्पर अधिक तीखी, ब्लंट कुंद थिक। तो ये ब्लंट और कुंद नहीं होगा, ना शार्प ही होगा। जो आपसे तुलनात्मक पूछ रहा है कि आपकी कलम मेरी पेंसिल से अधिक तीखी है, अधिक नुकीली है। शार्पर माने होता है नुकीला, तेज धार वाला। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, ऑफ वर्ब। यहाँ पे क्रिया बताना है फ्यूचर टेंस की। कह रहा है कि वी डेड टू डू आफ्टर ब्रेकफास्ट। क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरना है कि हम नाश्ते के बाद चिड़ियाघर जाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर का जो फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है वो विल होती है, और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो विल को हो जाएगा यहाँ पे। और कोई तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दूसरे टेंस क्या हैं। लेकिन हमें यहाँ पे फ्यूचर की बात करना हो, फ्यूचर में विल शैल ये तो आएंगे ही सहायक क्रिया के रूप में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुछ सोचना विचारना ही नहीं है। अगला प्रश्न है फिल इन दी ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड दे दैट डैश गुड फ्रेंड। अब ये बहुवचन है, दे मतलब वे के साथ क्या आएगा? आर आएगा। तो यहाँ पे आर हो जाएगा, दे आर गुड फ्रेंड, ए आर ई, दे आर गुड फ्रेंड, वे अच्छे मित्र हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फिल इन दी ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस तरह से कह लीजिए आप। दी वर्ब का उसका पता लगाना है, यहाँ पे भरना है। कह रहा है कि एक टेंस दिया हुआ है, प्रश्न है फिल इन दी ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ दी वर्ब। यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब कह लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वर्ब की पहचान करना है, और एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें से वो हटा करके वर्ब को दिया हुआ है। कह रहा कि दी ट्रेन डैश थ्रू दी टनल। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील के साथ रिक्त स्थान भरें। ट्रेन डैश सुरंग के माध्यम से क्या की? गुजरी। अब उसमें से कौन सा तुम्हें पता होगा? अगर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, उसमें क्या लगता है? आईएनजी लगता है, क्या लगता है? उसकी सहायक क्रिया क्या है? तो प्रेजेंट की ईएमआर होती है और उसमें आईएनजी जुड़ता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब में। तो यहाँ पे कहीं और दिख नहीं रहा है, ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, इज पासिंग। तो यहाँ पे इज पासिंग भरा जाएगा, हो जाएगा दी ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। एक प्रोनाउन यहाँ पे भरना है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, कह रहा है कि सी मेड दिस केक। यहाँ पे उचित प्रोनाउन को भरना है, उचित सर्वनाम को भरना है। रिक्त स्थानों को उचित सर्वनाम से भरे। उसने यह केक बनाया डैश डैश। तो सी के साथ हम फिर से रिपीट करना चाहते हैं, सी के साथ जो प्रोनाउन आएगा वो हर सेल्फ आएगा, हर सेल्फ। उसके बाद से ही के साथ हिमसेल्फ आएगा, आई के साथ माई सेल्फ आएगा, और इट के साथ इट सेल्फ आएगा। इन चारों को याद रखना, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा आपको एक 100% एग्जाम में। यहाँ पे सी पूछा है, सी के साथ हर सेल्फ हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे अगर पूछता है यहाँ पे इट मेड दिस केक तो इट सेल्फ हो जाता। उसके बाद से ही पूछता है, यहाँ ही दिया होता है, सी की जगह पे यहाँ पे ही दिया होता तो ही हिमसेल्फ हो जाता, और आई दिया होता तो माई सेल्फ हो जाता। अगला प्रश्न है, कराए फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द लिटिल गर्ल्स दैट आईज रिवील्ड हर मिस्चिफ। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। छोटी लड़की की डेड आंखों ने उसकी शरारत प्रकट की, उसकी टिमटिमाती आंखें। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ट्विंकलिंग यहाँ भरा जाएगा। यहाँ पे ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग भरा जाएगा, हो जाएगा कि द लिटिल गर्ल ट्विंकलिंग आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ। यानी छोटी लड़की की टिमटिमाती आंखों ने उसकी शरारत प्रकट की। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे भी भरना है उसी तरह का प्रोनाउन जैसे पहले भरा गया था। कह रहा है कि सी हैज हर्ट। यहाँ पे प्रोनाउन भरना है, तो सी के साथ हम बताएं हर सेल्फ लगेगा, बिल्कुल बिना सोचे ऑप्शन बी को मार दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। यहाँ प्रीपोजिशन को बनना है। सेंटेंस दिया हुआ है माई हाउस इज डेड डैश, यहाँ प्रीपोजिशन छोड़ दिया है द थर्ड फ्लोर, कि मेरा घर तीसरी मंजिल पर है। तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन भरा जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड दैट डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन। यानी प्रश्न में सही शब्द भरें। इस टेंस को मतलब इस सेंटेंस को पूरा करना है। कह रहा समारोह में वक्ता
डेथ है, कौन है? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य भी भरा जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे हु भरा जाएगा। हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, यानी समारोह में वक्ता कौन है। अगला प्रश्न है, लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, यानी निम्न स्तरीय भाषा को भी कहा जाता है। निम्न स्तरीय भाषा को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन की भाषा भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोनाउंसिएशन रिफर टू, उच्चारण से तात्पर्य है। तो ध्वनियों का जो उत्पादन होता है उसी को हम उच्चारण कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अगला प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे यम भरा जाएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस। अब दिया हुआ है वर्ड तोड़ करके कह रहा है कि टीचर है, स्कूल, वर्क, सी ए एज, और इसको रीअरेंज में दिया हुआ, इसको अरेंज में करना है। तो आप यहाँ पे एक सेंटेंस बैठा लीजिए कि पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्म जिसे बोलते हैं। इस तरह से आप लोग एक जैसे टेंस बनाते होंगे ना, उस तरह से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके। तो यहाँ पे हो जाएगा सी वर्क एज ए स्कूल टीचर यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड, यानी वह शब्द जो अचानक और तीव्र भावनाओं को व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है। उठे, तो ऐसी शब्द जो अचानक और तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्दों को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हिच इज ए साइलेंट लेटर इन दी वर्ड, एक वर्ड दिया है आंसर का, इसमें पूछ रहा है कौन सा लेटर साइलेंट होता है। तो इसमें से जो डब्लू होता है वो साइलेंट रहता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है व्हिच वन इज ए डूज ऑफ डिस्कशन इंस्टीट्यूट, यानी चर्चा शिष्टाचार में क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन दिया हुआ देख लेते हैं, अपना आपा होना चाहिए, नहीं। दूसरों की बात सुनना चाहिए, हाँ सुनना चाहिए। अप्रासंगिक विवरणों के बारे में बात करना चाहिए, नहीं। और असभ्य या असभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरों की बात, जब भी चर्चा पे शिष्टाचार पे चर्चा हो रही हो तो हमें दूसरों की बात ध्यान से सुनना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है व्हिच वन इज ए डू नॉट डिस्कशन एटिट्यूड, वहाँ पे पूछ रहा है क्या करना चाहिए। यहाँ पे चर्चा शिष्टाचार में पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। खुले दिमाग से रहना चाहिए, बिल्कुल। मध्यम स्वर का प्रयोग करना चाहिए, ये भी। दूसरे की बात सुनना चाहिए, और अनावश्यक बहस ना करें, यही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनावश्यक चर्चा शिष्टाचार में जब भी डिस्कशन हो रहा हो तो आपको अनावश्यक किसी से बहस नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, व्हिच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो जो सीपीयू होता है कंप्यूटर में, उसी को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये है कार्डिनल नंबर के क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हिच वन इज ए कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर आप लोगों को बता दिए हैं कि जो अंक होते हैं 1 2 3 4 ऐसे, ये कार्डिनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। या इंग्लिश में लिखा हो 1 2 3, इस तरह से। इसके अलावा किसी भी भाषा में लिखा गया, रोमन वगैरह में लिखा गया अंक नहीं कार्डिनल नंबर माना जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 10 जो दिया हुआ है ये अंक में है, इसलिए ऑप्शन ये सही दिख रहा है। बाकी ये सब नहीं होंगे, रोमन अंक में लिखे हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ये दोनों दिखे वैसे ही उसी क्वेश्चन को उसके ऑप्शन को दीजिएगा आंसर, नहीं तो बाकी और किसी भाषा में लिखे हुए अंक को मत दीजिएगा। जैसे आपको हो सकता है कि आगे क्वेश्चन और मिल जाए। लिखा है व्हिच वन इज ए कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर कौन सा है। इसमें देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही डी सही हो जाएगा। 3 जो है दिया हुआ है। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं कार्डिनल नंबर का। जैसे यहाँ पे आ गया है 1 लिखा हुआ है, 5th लिखा हुआ है, 8th लिखा हुआ है, 2nd लिखा हुआ है, तो ये तीनों गलत हैं। यहाँ पे जब भी होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कार्डिनल नंबर के लिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है व्हिच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी इनमें से कौन विस्मयादिबोधक वाक्य है। विस्मयादिबोधक मतलब आश्चर्यजनक चीजें जहाँ पे प्रकट होती हैं वहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, और वैसे वाक्य जो होते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। और आश्चर्य देखो इसमें से किस ऑप्शन में दिख रहा है। कह रहा है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, और विस्मयादिबोधक का जो चिन्ह होता है इस तरह से रहता है, उल्टा आई जिसे बोलते हैं, नीचे बिंदी लगा रहता है, ये पहचान है। तो ऑप्शन ए तो सही दिख रहा है। देख लेते हैं बी सी डी को भी। कह रहा है कि इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, या एक सुंदर घर है। फिर कह रहा है इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, क्या यह एक सुंदर घर है। योर हाउस इज ब्यूटीफुल, आपका घर सुंदर है। इनमें कोई आश्चर्यजनक चीजें दिख ही नहीं रही हैं, आश्चर्यजनक बातें आ ही नहीं रही हैं। लेकिन ये जो दिया है ऑप्शन ए में, उसमें कह रहा है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, ये कितना सुंदर घर है। मतलब कभी इसके पहले कोई व्यक्ति देखा नहीं है जो इतना आश्चर्य उसको लग रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या प्रश्न है, एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का एक क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि व्हिच वन इज इन एक्टिव वॉइस, इनमें से कौन एक्टिव वॉइस में है। तो एक कर्ता प्लस
कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म, इस तरह से आप लोग टेंस बनाते हैं ना। तो और पैसिव वॉइस जो होता है उसमें बाई से अलग होता है, तो जहाँ पे बाई दिख रहा है वो पैसिव वॉइस का है, तो ये भी पैसिव वॉइस का है, ये भी पैसिव वॉइस का है और ये भी पैसिव वॉइस का है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे पैसिव वॉइस के भी क्वेश्चन होंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विच वन इज नॉट ए वावेल, इनमें से कौन स्वर नहीं है। स्वर और व्यंजन जानते हैं ना, स्वर व्यंजक में अंतर जानते हैं ना। स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा और कोई नहीं स्वर होते हैं, तो ऑप्शन ए ई आई ये तो स्वर दिख रहे हैं, लेकिन एफ जो है ये नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें स्वर नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर स्वर पूछता तो ए ई आई हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एटिट्यूड, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। देखते हैं कौन देखते हैं कौन सा कार्यालय देखते हैं कौन सा कार्यालय शिष्टाचार के अंतर्गत अच्छा ऑप्शन दिखता है। पहला है कि व्यक्ति को औपचारिक कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल ये तो सही हो गया। व्यक्ति को समय से काम पर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, गलत हो गया। व्यक्ति के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। और कह रहा कि वन शुड लीडर वन वर्क प्लेस, व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर गंदगी ये नहीं रहेगा, गंदगी फैलानी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर साफ सफाई रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। व्यक्ति को औपचारिक कपड़े पहनना चाहिए, कार्यालय शिष्टाचार के अंतर्गत जो आता है। अगला प्रश्न है, वर्ड दैट प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर इज मीनिंग इन कॉल्ड, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान उच्चारित होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे होमोफोन कहते हैं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डज एएसएपी स्टैंड फॉर इन एसएमएस लैंग्वेज, मैसेज की भाषा में यानी एसएमएस की भाषा में एएसएपी का क्या अर्थ होता है। तो मैसेज की भाषा में जैसे ओएमजी लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ संक्षिप्त में लिखे जाते हैं ना, ओएमजी का फुल फॉर्म होता है वो माय गॉड ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे एसएमएस में एएसएपी का भी मतलब कुछ होता है। तो एसएमएस की भाषा में एएसएपी का मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल। अगला प्रश्न कर रहा है, व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कट कमांड, यानी कट कमांड करना, किसी चीज को काटना हो तो कौन सा कमांड देंगे, कट कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को एक एक करके सही ऑप्शनों को हम बता देते हैं। ये जो कंट्रोल प्लस सी होता है ये कॉपी करने के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस वी जो होता है ये पेस्ट करने के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस ए जो है आल सेलेक्ट करने के लिए, जैसे इन सबों को पूरा ऐसे सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आल सेलेक्ट के लिए होता है ये, और कंट्रोल प्लस जो एक्स होता है ये कट करने के लिए होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, कुछ शॉर्टकट कीजिए, एक दो क्वेश्चन आते हैं शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं कट कमांड के लिए, तो कंट्रोल प्लस एक्स का। अगला दिया हुआ है, व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल, अभी हम बताए हैं सेलेक्ट ऑल का, जब भी सेलेक्ट ऑल कमांड कब देते हैं, किसी चीज को सिलेक्शन करना है पूरे को, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल पूछा है ना, सेलेक्ट ऑल कमांड का किस शॉर्टकट की से देते हैं, तो कंट्रोल प्लस ए से देते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड, पेस्ट कमांड का प्रयोग किस शॉर्टकट की के द्वारा देते हैं, तो कंट्रोल प्लस वी के द्वारा देते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सेव किससे करते हैं फाइलों को, तो सी टी आर एल प्लस एस से फाइलों को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। और न्यू फोल्डर बनाने के लिए हम सी टी आर एल प्लस एन का प्रयोग करते हैं, न्यू फोल्डर बनाने के लिए, न्यू फोल्डर, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, यानी चौथा पंक्ति और चौथा कॉलम के सेल को हम क्या कहेंगे, तो D4 नेम देंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज, विंडोज में नए बनाए गए फोल्डर का डिफॉल्ट नेम क्या देते हैं, उसे न्यू फोल्डर का नाम देते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो, कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एफ वाई इन एसएमएस, एसएमएस की भाषा में क्या कहेंगे, एफ वाई का मतलब क्या होता है, जैसे एएसएपी का मतलब पूछे हैं, ओ माई गॉड का यानी ओएमजी का मतलब क्या होता है एसएमएस की भाषा में, वैसे एसएमएस की भाषा में एफ वाई आई का भी पूछ रहे हैं। एफ वाई आई का मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर्ड, यानी जब हम फाइलों को डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, तो वो जाकर के रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू ए पीसी। टेलीफोन लाइन से पीसी को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऐसा जो उपकरण होता है वो मॉडेम कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है विच वन इज ए डू नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी सूचना सुरक्षा के मामले में कौन सा नहीं आता है? अब इसमें से एक तरह से आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा सूचना सुरक्षा आप जानते हैं ना, सिक्योरिटी आप कोई चीज लगाए हैं तो उसके अंतर्गत कौन सा नहीं है। जैसे दिया है अनुमान लगाने मुश्किल पासवर्ड का इस्तेमाल करें, तो ये तो सही है कि आप जितना हार्ड पासवर्ड लगाएंगे उतना आप सिक्योरिटी में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। दूसरा है पासवर्ड किसी को ना बताएं, नहीं होगा किसी को बताएं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि पासवर्ड किसी को बता देंगे तो वो तो सुरक्षित रहेगा नहीं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है आपके प्रोफाइल को। फिर कह रहा है समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डाटा लेना चाहिए, बिल्कुल। और लैपटॉप हार्ड ड्राइव और मोबाइल ड्राइव को इंक्रिप्ट करना चाहिए, बिल्कुल। तो सूचना सुरक्षा के अंतर्गत हार्ड पासवर्ड का यूज करना चाहिए और समय समय अपने पीसी का बैकअप लेना चाहिए और लैपटॉप हार्ड ड्राइव और मोबाइल डिवाइस को इंक्रिप्ट करना चाहिए, आता है। लेकिन पासवर्ड किसी को बताना ये नहीं आता है सूचना सुरक्षा के मामले में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मामले में। तो इसलिए ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगर किसी को पासवर्ड बता देंगे तो वो सिक्योरिटी में रह ही नहीं जाएगा, तो सूचना सुरक्षा के अंदर कहाँ आएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विच वन इज ए साइबर क्राइम, इनमें से कौन साइबर अपराध है? तो साइबर अपराध आप लोग जानते हैं ना, जो ऑनलाइन जुआ खेलते हैं यही होता है साइबर अपराध, साइबर क्राइम। ऑनलाइन गैम्बलिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ईमेल भेजना, ऑनलाइन खरीदारी करना, दोस्तों से चैट करना ये नहीं आता है, लेकिन ऑनलाइन जुआ खेलना यानी ऑनलाइन गैम्बलिंग जो होता है वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विथ विंडोज। कौन सा फाइल प्रबंधन उपकरण विंडोज के साथ आता है? तो जो विंडोज एक्सप्लोरर होता है वो फाइल मैनेजमेंट टूल होता है जो विंडोज के साथ आता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक सर्च इंजन से क्वेश्चन भी पूछता है, यहाँ पे आ गया है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कर रहा है कि विच वन इज ए सर्च इंजन, इनमें से कौन सर्च इंजन है? तो जो गूगल होता है, गूगल और याहू, ये सब सर्च इंजन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गूगल। हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में याहू भी दिया हो, तो यहाँ पे अगर गूगल की जगह याहू रहेगा तो याहू सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, इनमें से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब हो गया, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विच वन इज ए सर्च इंजन, फिर सर्च इंजन से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे याहू दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहाँ गूगल दिया हुआ था इसलिए ये सब गूगल, याहू, ये सब, इसके अलावा भी कुछ सर्च इंजन है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है उसको देखिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विच वन इज ए वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर होते हैं मोजिला फायरफॉक्स होता है, ओपेरा मिनी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल क्रोम होता है, ये सब वेब ब्राउजर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। प्रश्न है, विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? सीबीटी एग्जाम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से भी एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस जो होता है वो जॉयस्टिक होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, लाइट पेन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जॉयस्टिक। यहाँ पे प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ये आउटपुट डिवाइस हैं, इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जॉयस्टिक जो है ये इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो प्रिंटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस, कीबोर्ड और एमआईसी ये इनपुट डिवाइस हैं, तीनों इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट, ये ही आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से मिलकर के भाग बने होते हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन दोनों चीजों से मिलकर बना होता है कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उसे संक्रमित करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वायरस कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यू टू इनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट एन एसएच वेब पेज इज कॉल्ड, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उसे उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? उसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटी ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है? उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पान ए रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड,
कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैला हो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसा नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क का नाम देते हैं जो वैश्विक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, जिसे हम संक्षिप्त में WAN कहते हैं, WAN। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, यानी सीपीयू में शामिल हैं। सीपीयू किससे मिलकर बना होता है? सीपीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू और एएलयू दोनों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, सीपीयू स्टैंड फॉर, यानी सीपीयू से आप क्या समझते हैं, या सीपीयू का मतलब क्या होता है, या सीपीयू का फुल फॉर्म। तीनों क्वेश्चन एक ही है और इसके उत्तर हो जाएंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फॉर शॉर्ट डिस्टेंस व्हिच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड, यानी कम दूरी के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता चाहिए। तो कम दूरी के लिए हम क्या करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जिसे संक्षिप्त में लैन का नाम देते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोकल एरिया नेटवर्क का कम दूरी के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस होम यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल, यानी किसी ईमेल में आप उस प्राप्तकर्ता का ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। तो कॉपी जब ईमेल का भेजना चाहते हैं तो हम उसे कार्बन कॉपी में लिखते हैं पता को। उसके जब हम ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं किसी को तो उसके ईमेल एड्रेस को हम सीसी, यानी कार्बन कॉपी जिसे बोलते हैं संक्षिप्त में सीसी होता है, उसमें जोड़ेंगे। और ये बीसीसी ने है, बीसीसी, यहाँ पे सीसी लिख दिए हैं, गलती से मिसिंग हो गया है प्रिंट। ये बीसीसी वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीसी। अगला प्रश्न है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, एक्सेल में एक पंक्ति और कॉलम के परिच्छेद को क्या कहा जाता है? तो ऐसे हम सेल का नाम देते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। करा इन एमएस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को क्या कह देते हैं? तो एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को हम वर्कबुक का नाम देते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट ए फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विथ एन ऑपरेटर, एमएस एक्सेल में सेल में सूत्र डालने के लिए हम प्रविष्टि को डैश डैश ऑपरेटर से शुरू कर होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी फार्मूला को डालते हैं एमएस एक्सेल में तो हम बराबर का चिन्ह प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा इन एमएस पेंट व्हिच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड, एमएस पेंट जो होता है कौन सा एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करता है? तो डॉट डीओसी जो डाक होता है जिसे संक्षिप्त में बोलते हैं, इसको सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, इन हिज ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, यहाँ पे लेंथ वाइज पूछा हुआ है। जब लेंथ वाइज प्रिंटेड होते हैं तो हम उसे पोर्ट्रेट का नाम देते हैं, और जब विड्थ पूछता है तो हम उसे लैंडस्केप का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे लेंथ वाइज पूछा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्प्रेड शीट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन, स्प्रेड शीट को किस एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है? तो डॉट एक्सएलएस जो होता है इसके साथ स्प्रेड शीट को सेव किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दी एक्सपेंशन ऑफ लैन, यानी लैन का विस्तार है, तो लैन का जो विस्तार रूप होता है या लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा दी एक्सपेंशन ऑफ रैम इज, रैम का विस्तार है, रैम का जो विस्तार होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। करा दी एक्सपेंशन ऑफ रोम इज, रोम का विस्तार है, रोम का जो विस्तार होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न है, एनएपीएस स्टैंड फॉर, यानी एनएपीएस का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है, या एनएपीएस का विस्तार रूप पूछ रहा है? तो एनएपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है दी थ्री आर मेथड विच इज यूज टू प्रिजर्व एनवायरमेंट इंक्लूड्स, यानी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली थ्री आर विधि में शामिल है। तो थ्री आर विधि में जो है वो रिड्यूस भी शामिल है, रिसाइकलिंग भी शामिल है, रीयूज भी शामिल है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसलिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है व्हाट इज स्टेट, यानी तनाव क्या है? तो तनाव जो होता है, जो हम निराश हो जाते हैं, किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, यानी हताशा या निराशा की जो भावना होती है उसी को हम क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। तनाव कब आता है? या तो बहुत बड़ा कोई टेंशन में हो, मतलब कोई काम अगर कर रहे हैं उसमें सफलता ना मिले, असफलता मिल जाए यानी निराशा मिल जाए, उसी को हम तनाव कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है केमिकल हैजार्ड कैन बी कज्ड बाय, यानी रासायनिक खतरे किसके कारण हो सकते हैं?
तो इसमें से ज्वलनशील पदार्थ के कारण भी होते हैं, संक्षारक पदार्थ के कारण भी होते हैं, ऑक्सीकरण पदार्थ के कारक होते हैं। इसलिए तीनों के कारण होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो रासायनिक खतरे होते हैं वो ज्वलनशील पदार्थ के कारण होते हैं, संक्षारक पदार्थ के कारण होते हैं और ऑक्सीकरण पदार्थ के कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हैजार्ड आर कज्ड यानी खतरा, हैजार्ड मतलब खतरा किसके कारण होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है? तो लोगों से उत्पन्न होता है, इक्विपमेंट से यानी उपकरण से उत्पन्न होता है, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से उत्पन्न होता है, इन तीनों के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कह रहा है पीपीई स्टैंड फॉर यानी पीपीई का मतलब क्या है? तो पीपीई का फुल फॉर्म जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। अगला प्रश्न है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन भुगतान एप्लीकेशन नहीं है? तो गूगल पे ये तो है ऑनलाइन भुगतान, भीम यूपीआई भी है, बैंकिंग एप्लीकेशन भी है, लेकिन इंस्टाग्राम जो है वो सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये ऑनलाइन भुगतान का एप्लीकेशन नहीं है। ये तीनों हैं लेकिन ये इंस्टाग्राम जो है ये नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब ये सोशल मीडिया है यानी सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ रजिस्टर एज एन अप्रेंटिस, यानी प्रशिक्षु के रूप में पंजीकरण हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो जो न्यूनतम आयु होती है वो 14 वर्ष होती है और मैक्सिमम आयु 24 वर्ष होती है अप्रेंटिस के लिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी दैट हेल्प स्मॉल एंटरप्रेन्योर इज दी, यानी छोटे उद्यमियों को मदद करने वाली सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी क्या है? तो सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी जो होती है वो एमएसएमई की यूनिट होती है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? तो जब आईटीआई पास करके अप्रेंटिस करने जाते हैं तो अप्रेंटिस करने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो वो किस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अप्रेंटिस के लिए, तो वही पूछ रहा है। तो ऐसा जो वेबसाइट होता है वो होता है www यानी www.apprenticeshipindia.go.in, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इसी पे हम क्या करते हैं, अप्रेंटिस करने के लिए हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच टाइप इज यूज्ड बाय आईटीआई स्टूडेंट टू रजिस्टर फॉर अप्रेंटिसशिप यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी किस टाइप का उपयोग आईटीआई छात्रों द्वारा आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके प्रशिक्षुता का पंजीकरण करने के लिए किया जाता है? तो जो हम अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट जी ओ डॉट इन पे हम जाते हैं तो वहाँ पे कई टाइप दिखते हैं, तो उसमें से जो होता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उस पे हम जा करके करते हैं और वहीं पर रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए जॉब सर्च वेबसाइट, निम्नलिखित में कौन से नौकरी खोज वेबसाइट है? तो कुछ वेबसाइटें ऐसी भी हैं जिसके द्वारा हम घर बैठे पंजीकरण करके ऑनलाइन हम क्या करते हैं, नौकरियां प्राइवेट ले सकते हैं और नौकरियों के बारे में उस पे जानकारी हमें मिल सकती है। तो ऐसी वेबसाइट जो होती है नौकरी डॉट कॉम होती है, यानी www.naukari.com, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इस वेबसाइट के ज़रिए हम घर बैठे अपना पंजीकरण करके प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हमें मिल सकती है। इस पे प्राइवेट नौकरी मिल सकती है आसानी से। तो आप लोग भी अगर आईटीआई कंप्लीट कर लिए हों या करने वाले हैं या आप लोगों ने घर कोई कंप्लीट कर लिया तो इस पे जाकर के पंजीकरण कर लीजिए naukri.com पे और वहाँ पे आप अपनी कंपनी चयन कर लीजिए, अपना सेक्टर चयन कर लीजिए अपने ट्रेड के अनुसार और यहाँ से आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा और आपको सिलेक्शन हो भी सकता है ऑनलाइन भी। अगला प्रश्न है करा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स इज, यानी ब्रिक्स का विस्तार है। ब्रिक्स को जानते हैं ना, जो ये 5 सदस्य देश हैं जो एक दूसरे के आर्थिक सहयोग करने के लिए बने हुए हैं। तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि कौन-कौन से ये सभी देशों के नाम से ही ब्रिक्स का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बी से ब्राज़ील आता है, आर से रसिया आता है, आई से इंडिया आता है, सी से चाइना आता है और एस से साउथ अफ्रीका आता है। ये 5 देश ब्रिक्स देश कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का जो पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है अगला प्रश्न है आईएसओ स्टैंड फॉर, यानी आईएसओ का मतलब क्या है? तो आईएसओ का फुल फॉर्म जो होता है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि व्हिच ऑफ दीज इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वाट, यानी इनमें से स्वाट का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वाट का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट।
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें से शॉर्ट में डब्ल्यू का भी मान पूछ सकता है, एस का भी मान पूछ सकता है, ओ का भी मान पूछ सकता है, टी का भी। तो पूर्ण रूप से हम बता दिए हैं, इसको याद रखिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ ले कि शॉर्ट में एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब स्ट्रेंथ हो जाएगा, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस हो जाएगा, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी हो जाएगा और टी का मतलब थ्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हाट डज यस इन स्वाट स्टैंड फॉर, यानी स्वाट में जो स्वाट ये वर्ड है, इसमें यस का मतलब क्या होता है। तो अभी हम यस का मतलब बताए हैं स्ट्रेंथ होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे डब्ल्यू का भी पूछ सकता है, ऐसे ओ का भी पूछ सकता है, ऐसे टी का पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा पूरा नाम, वहां से आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है दी फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। एनआईसी का फुल रूप क्या होता है। तो एनआईसी का जो फुल रूप होता है वो नीड इंटरेस्ट कंसर्न होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हाट डज ए इन स्मार्ट स्टैंड फॉर, यानी स्मार्ट ये जो वर्ड है, इस वर्ड में ए का मतलब क्या है। सभी का अलग अलग होता है मतलब, तो सबका हम मतलब अलग अलग मतलब बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे एस एम ए आर टी, यहाँ पे एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का होता है मेजरेबल, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इस पे, मेजरेबल होता है। और यहाँ पे ए का मतलब होता है अचीवेबल, अचीवेबल। और आर का मतलब होता है रिलीवेंट, रिलीवेंट। और टी का मतलब होता है टाइम, बी ओ यू एन डी, बॉन्ड। आप लोग याद रखिएगा प्रत्येक जो लेटर है इनका एक एक मतलब होता है। ये जो स्मार्ट वर्ड बना हुआ है ना, प्रत्येक का एक एक मतलब होता है, एक एक नाम होते हैं। यस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रिलीवेंट और टी का मतलब टाइम बाउंड। तो यहाँ पे ए का मतलब पूछा है, तो यहाँ पे अचीवेबल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे जो हम बताने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। और आप इन क्वेश्चनों में से काफ़ी मिलने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए इसको स्किप मत करिएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा इसको भी। तो यहाँ पे देखिए पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है और इसमें से मान के चलिए कि 60% क्वेश्चन यही फिर से रिपीट हो जाएंगे। तो आपके एग्जाम में भी इन क्वेश्चनों में से मिलने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए आप लोग वीडियो को वॉच जरूर करिए। प्रश्न है, कह रहा है कि फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज दी इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन, यानी मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी के निवेश के बीच कितना होना चाहिए, कितना निवेश होना चाहिए। तो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच निवेश करना चाहिए जब भी आप मध्यम इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्री स्थापित करने जा रहे हैं। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच इन्वेस्ट होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विच इज साइलेंट लेटर इन दी वर्ड आंसर। आंसर शब्द में कौन सा लेटर जो है वो मूक है, यानी साइलेंट है। तो डब्ल्यू जो होता है साइलेंट होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल वीकनेस, यानी व्यक्तिगत कमजोरी का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण होता है। तो आलसी होना जो होता है व्यक्तिगत कमजोरी होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विवरण सही है। कह रहा है किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है, ये गलत है। समस्या आती है तो उसका समाधान भी जरूरी है। आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे, बिल्कुल सही है। हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए कोर्स की आवश्यकता होती है, नहीं, किसी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढना चाहिए, किसी कोर्स की जरूरत नहीं होती है उसके लिए। किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। इसलिए पहला और सी और डी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हिच वन इज ए डू नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है। अभी ये क्वेश्चन रिपीट फिर हो गया है। ये क्वेश्चन जैसे इनक्रिप्ट लैपटॉप हार्ड ड्राइव एंड मोबाइल डिवाइस, यानी लैपटॉप हार्ड ड्राइव और मोबाइल उपकरणों को इनक्रिप्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही है। समय समय अपने पीसी को बैकअप डाटा लेना है, ये भी सही है। किसी को पासवर्ड बताना, ये गलत है, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत नहीं आता है। पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना, हाँ, हार्ड पासवर्ड का प्रयोग करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए बी और डी सही हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो है किसी को पासवर्ड बताना, यानी ऑप्शन सी ये गलत है। यही नहीं पूछ रहा है, डू नॉट पूछ रहा है कि कौन नहीं आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत, तो किसी को पासवर्ड बताना यही नहीं आता, इसलिए ऑप्शन यही सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बार बार आता है और इस बार भी आने की संभावना 90% है। पूछता है कि पिन का फुल फॉर्म, यानी पिन है क्या है, पिन का पूरा नाम क्या है। तो पिन का जो पूरा नाम होता है वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है एमएसएमई स्टैंड फॉर यानी एमएसएमई का अर्थ होता है, एमएसएमई का पूर्ण रूप होता है, तो एमएसएमई का जो पूर्ण रूप होता है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एटिट्यूड यानी निम्नलिखित में से कौन एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। तो अच्छा कार्यालय शिष्टाचार कौन सा है देख लेते हैं। काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। व्यक्ति को अपने काम स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए, ये भी गलत है। एक व्यक्ति के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, ये भी गलत है। होना क्या चाहिए, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये आता है कार्यालय शिष्टाचार के अंतर्गत, बाकी तीनों कार्यालय शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आते। अगला प्रश्न है व्हिच वन इज नॉट एट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम कौन सा नहीं है, जो उदासी होती है, बोर्डम जिसे बोलते हैं, वही नहीं होती है। बाकी उत्साह, रचनात्मकता और समस्या को सुलझाने का रवैया, ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव पूछा है ना कि कौन पॉजिटिव एटीट्यूड के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन डी नहीं आता है। बोर्डम जिसे उदासी कहते हैं, निराशा कहते हैं, ये नहीं आता है, ये निगेटिव एटीट्यूड के अंतर्गत आता है। अगला है गोल्स आर कैटेगराइज एज यानी लक्ष्यों को रूप में वर्गीकृत किया गया है। दो तरह के गोल्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक जो होते हैं यही गोल्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये गुड वे टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज। कोई आपसे परमिशन लेना चाह रहा है कि क्या हम लोग वार्तालाप स्टार्ट करें या चर्चा स्टार्ट करें, तो आप क्या जवाब देंगे। बिल्कुल कहेंगे हाँ स्टार्ट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा यस लेट्स अस स्टार्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि पहली औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन यानी पहली औद्योगिक क्रांति किस सन में किस शताब्दी में शुरू हुई थी। तो 18वीं शताब्दी में शुरू हुई थी ये पहली औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हिच वन इज इन पैसिव वॉइस। कह रहा है निष्क्रिय आवाज कौन सा है। तो निष्क्रिय आवाज के लिए, पैसिव वॉइस के लिए हम बताएं ना कि बाई से करता अलग होता है। आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, इसमें भी बाई नहीं है तो एक्टिव वॉइस है, इसमें भी बाई नहीं है तो ये भी एक्टिव वॉइस है, और इसमें बाई दिया हुआ है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है, तो ये भी एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ये इसमें बाई दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये पैसिव वॉइस है, यही पैसिव वॉइस पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है पैसिव वॉइस पहचान का, आपको लास्ट में बाई जरूर दिख जाएगा और उस ठीक है, तो इससे आप लोग आसानी से तैयार कर लीजिए कि बाई या जिसमें आ रहा है वो पैसिव वॉइस में, जिसमें बाई नहीं है वो एक्टिव वॉइस में है। अगला प्रश्न है, करेक्ट टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट चार्ट ग्राफ इमेज एंड पेज नंबर इनटू ए वर्ड फाइल यानी टैब का उपयोग चार्ट ग्राफ इमेज और पेज नंबर का वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिखेगा, तो इंसर्ट टैब में दिखेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि समथिंग इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिटी कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। क्या बनता है, वो विविधता बनती है, डाइवर्सिटी बनती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म यानी अनुचित पद को पहचानिए। तो जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एक तरह से हैं, जो इसमें से ग्रीन पोल्यूशन यानी हरित प्रदूषण है ये अलग है और अलग ही पहचान करना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरित प्रदूषण। अगला प्रश्न है फीडबैक हेल्प टू यानी फीडबैक मदद करता है। कैसे मदद करता है, वो सेवा में सुधार करता है, बिल्कुल प्रक्रिया प्रणाली को संशोधित करता है, ये भी सही है, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करता है। इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा ऊपर के सभी। अगला है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशन प्रॉब्लम यानी ग्राहक के समस्या सुझावों समस्याओं को जानने के लिए बाद में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उसको सबसे पहले पूछना चाहिए समस्या को, फिर उस किस तरह की समस्या उसको कैटेगराइज करना चाहिए, फिर उस पे कुछ अगर नियम बनाने की जरूरत है तो नियम बनाना चाहिए, फिर उसको फॉलो करवाना चाहिए। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, आस्क कैटेगराइज एक्ट फॉलो अप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट ए फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विथ एन ऑपरेटर। एमएस एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट करने के लिए हम प्रविष्ट करते हैं ऑपरेटर के साथ। क्या करते हैं, हम फार्मूला जब भी डालते हैं एमएस एक्सेल में तो बराबर का साइन डालते हैं, तो बराबर का चिन्ह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्सपेंशन ऑफ एस मैसेज। एसएमएस का विस्तार है यानी मैसेज का पूर्ण रूप से नाम पूछ रहा है, तो मैसेज का जो एसएमएस का पूर्ण रूप से नाम होता है वो होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट डज एएसएपी स्टैंड फॉर इन एसएमएस लैंग्वेज यानी एसएमएस की भाषा में एएसएपी का क्या मतलब होता है। एएसएपी का मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो पहले हम बता चुके हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला कार्डिनल नंबर से है, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, लैन का, ये भी है।
ये वाला क्वेश्चन नहीं बताए हैं। कह रहा है कि व्हिच शॉर्टकट की यूज़ सेव वर्ड फाइल इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो जब भी हमें कोई चीज़ सेव करना होता है तो कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा सेव करने के लिए। अगला प्रश्न है फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंस लर्न टेक्निक इज, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक क्या होती है? ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की जो तकनीक होती है वो लिसन होती है, एम्पैथी होती है, पोलाइज, रिएक्ट नाउ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आई एम ए वेल्डर, आई वर्क विथ, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डेस्क के साथ काम करता हूँ। तो जो वेल्डर है तो वेल्डिंग टूल्स के साथ ही तो काम करेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हिच वन इज नॉट एन आर्टिकल, निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है? तो आर्टिकल जो होते हैं वो ए होते हैं, एन होते हैं और द होते हैं। इसके अलावा ये 3 आर्टिकल होते हैं। तो इसके अलावा जो ऑप्शन में दिख रहा होगा भिन्न वही हो जाएगा। तो ए, एन और दी, मतलब ये और ये आर्टिकल हैं, इसमें से बी नहीं है, आर्टिकल इन नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है करा आरटीआई इज, यानी आरटीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आरटीआई का जो फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन और नो रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स, यानी सभी धर्म या किसी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है सेकुलर देश में। तो ऐसा जो होता है वो धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन आई मेड दिस केक, यहाँ पे भी प्रोनाउन को प्रॉपर प्रोनाउन यानी उचित सर्वनाम को भरना है। कह रहा है कि एक वाक्य कह रहा है कि आई मेड दिस केक, मैंने यह केक बनाया। अब आई के साथ जो प्रोनाउन आएगा वो माई सेल्फ आएगा। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यहाँ पे माई सेल्फ भरा जाएगा। अगला है कह रहा है व्हिच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक संचार कौन सा लाभ नहीं है? ओरल कम्युनिकेशन से कौन सा लाभ नहीं है? तो ये जो होता है इट इज फॉर रिकॉर्ड या रिकॉर्डेड होता है, यही नहीं लाभ होता है। बाकी इज डायरेक्ट होता है, फीडबैक इमीडिएटली जल्दी मिल जाता है, इट इज क्विक या जल्दी होता है। तो ये तीनों तो मिलते हैं, लेकिन जो होता है वो रिकॉर्डेड होता है। इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये लाभ नहीं है। अगला जो है टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी, यानी आज का मौसम डैश होने जा रहा है। तो मौसम कैसा, या तो सर्दी होगी, या तो गर्मी होगी, या तो बरसात होगा। तो यहाँ पे नीला नहीं हो सकता, बहुत जरूरी आशापूर्ण नहीं हो सकता है। जो होगा वो सर्द गर्म होगा या ठंडा होगा। तो ठीक है, यही तो कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आज का मौसम बहुत गर्म होने जा रहा है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि व्हिच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, कौन इनमें सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो फेसबुक जो होता है सोशल नेटवर्किंग साइट होता है, यूट्यूब होता है, इंस्टाग्राम होता है, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू कस्टमर व्हेन प्रोबिंग, यानी जांच करते समय ग्राहक पर ध्यान देना चाहिए उसकी बॉडी लैंग्वेज पे। कभी भी ग्राहक को जांच करते समय उसे हमेशा बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि डेबिट कार्ड कितने अंकों की संख्या का होता है? जैसे आधार कार्ड होता है, मोबाइल नंबर होता है, पिन होता है, कुछ अंक निर्धारित होते हैं ना, वैसे डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड मान लीजिए, तो ये 16 अंकों का होता है। आधार कार्ड भी ऐसे कुछ अंकों का होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पब्लिक स्पीकिंग में 3P का तत्व नहीं है? तो 3P का जो पोसेज होता है ये नहीं है। बाकी प्रैक्टिस, परफॉर्म और प्रिपेयर ये 3P के अंतर्गत आते हैं। ये 3P के अंतर्गत जो आते हैं वो प्रैक्टिस आता है, परफॉर्म आता है और प्रिपेयर आता है। ये 3 आते हैं, ये तीनों मिल करके ये 3P का नाम देते हैं। बाकी जो पोसेज होता है ये नहीं आता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दी एबिलिटी टू डू इज, हियरिंग करने की क्षमता क्या कहलाती है? कौशल कहलाती है। जो आपके काम करने की हुनर होती है उसी को तो कौशल कहते हैं, और उसी से आपकी क्षमता निर्धारित होती है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर जर्नी, यानी करियर यात्रा का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। यह अच्छी तरह से परिभाषित है और इसका एक निश्चित शीर्षक और वेतन होता है। गलत। यह आमतौर पर अल्पकालिक होता है। गलत। इसमें कई कार्य सम्मिलित होते हैं। इसका एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु और समाप्ति बिंदु नहीं, ये भी गलत है। तो जो करियर यात्रा का अर्थ होता है इसमें कई सारे कार्य शामिल होते हैं। यह मल्टीपल जॉब की तरह होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए डैश पर्सन इज समन हु वर्क फॉर पर्सन ऑर्गेनाइज एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क, यानी एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है। उसे वेज एम्प्लॉयड कहते हैं, नियोजित मजदूर कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग प्रोबिंग, जांच के दौरान निम्न में किससे बचना चाहिए? ग्राहक को बाधित करने से बचना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कराए ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज़ मी, आई वुड, ये इंटरप्टिव है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है विनिर्माण उद्यमों की स्थायी करने के लिए किस नियम पर विचार किया जाना चाहिए? तो विनन विनिर्माण उद्यमों की स्थायी करने के लिए हमें उसे कार्यशाला और यंत्र यानी प्लांट और मशीनरी पे ध्यान देना चाहिए, उसी विचार करना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे सीबीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आप सीबीटी एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। इनमें से मिलने के 100% संभावना है। सभी क्वेश्चन इससे मिल जाएँगे इन वीडियो में और आप लोग बढ़िया से पेपर दीजिए। अगर आप लोगों का पेपर हो गया तो ठीक है, नहीं पेपर हुआ है तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।